Everyone. Good morning, sir. Morning, sir. So in last class, we were studying about reproduction. ठीक है ना? Have you any doubts regarding last class? Is there any doubt of anyone? You may ask me right now. If you have any doubt in from the last class. अगर कल लास्ट क्लास में किसी का डाउट है तो वो अभी पूछ सकता है. मैंने कल आपको रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है ये बताया, व्हाट इज रिप्रोडक्शन ये बताया, वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल ये बताया, और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको दिए. उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड. आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे. ठीक है. यस मारिया, किसी का कोई डाउट नहीं है अभी? आप लोग स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो डाउट रखना ना मैं बहुत अच्छी चीज मानता हूँ. जिन स्टूडेंट्स के पास जितना ज्यादा डाउट है वो उतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, उतना ज्यादा वो पढ़ रहे हैं. जिन स्टूडेंट्स के पास जितना ज्यादा डाउट है दे आर मोस्ट वेलकम. तो डाउट रखना बहुत अच्छी बात है. आप पढ़ें और डाउट्स अपना बनाएं कि हाँ ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये सारी चीजें होनी चाहिए. वंस अगेन आई सेड, अगर आपको कोई तरह का प्रॉब्लम है कल के क्लास में जो मैं आज की दरवाजा बंद कर दूंगा. Yes, in last class I was discussing about reproduction, that reproduction is very important to continue the life on this planet. अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंटिन्यूटी चाहते हैं कि वो इस धरती पे, इस जमीन पे बरकरार रहें, तो रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसानों का वजूद हम चाहते हैं तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है. तो रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस टू कंटिन्यू द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द लाइफ ऑफ एन स्पीसीज ऑन दिस प्लेनेट. एक तरह का प्रोसेस है जिससे किसी भी स्पीसीज का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वजूद, उसकी जिंदगी, उसका स्पीसीज जो है इस जमीन पे बाकी रह पाएगा. ठीक है ना? उसको कंटिन्यू हम कर पाएंगे. फिर पूछा गया क्या जो है ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के बाद क्या अपने जैसा ही बनाते हैं? तो हाँ, अपने जैसा बनाते हैं, बट क्लोन नहीं बनाते हैं. क्लोन सुने आप इससे पहले? CLONE. एक होता है कि अपना बेबी बना रहे हैं, बेबी का फॉर्मेशन होता है, और एक होता है क्लोन बनाना, क्लोन तैयार करना. तो हर रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन होता है. क्लोन कहते हैं जैसे आप किसी भी फोटोकॉपी, किसी भी चीज का, किसी पेपर का जैसे फोटोकॉपी कराते हैं ना, वो आता है जेरोक्स. तो वो क्या होता है, जब इंसान अपना हूबहू अगर बना ले, जैसी आंखें, जैसे जैसे उसका फेस, जैसे उसका फेशियल एक्सप्रेशन, जैसा उसका बॉडी का हाइट, लेंथ, ठीक है ना, जैसा उसका फेयर कॉम्प्लेक्स, तो उसे क्लोन कहेंगे. तो हर रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है. सिर्फ कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्लोन का फॉर्मेशन होता है. अदरवाइज क्या होता है
कि सब अपना यंग वन अपने जैसा बनाते हैं, लेकिन हूबहू नहीं बनते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कुछ बेसिक डिफरेंसेस जरूर होते हैं, ठीक है ना, कुछ बेसिक डिफरेंसेस जरूर पाए जाते हैं। तो ये चीज हो गया था। आपको अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बीच में अभी क्वेश्चन कर सकता है। मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा, फिर ये पीछे से नहीं पूछना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप जो उससे क्वेश्चन करें, ठीक है। मैंने फिर कल बताया था कि वेरिएशन वेरिएशन क्यों जरूरी है। तो वेरिएशन रिप्रोडक्शन का एक और फैक्टर है कि उसमें वेरिएशंस होते हैं। वही जो क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, मान लीजिए वेरिएशन तब नहीं होगा जब क्लोन का फॉर्मेशन होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ वेरिएशन होते हैं। तो वेरिएशन क्यों जरूरी है, ठीक है ना, या वेरिएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो वेरिएशन जरूरी है इवोल्यूशन के लिए। हम क्या करें कि डे बाय डे हम इवॉल्व हो सकें, अडेप्ट कर सकें, इसलिए वेरिएशन जरूरी है। फॉर एडेप्टेशन ऑल्सो वी नीड वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। आने वाले जनरेशन में एडेप्टेशन के लिए भी वेरिएशन की जरूरत है। आप बताइए, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो उसमें हमारे बॉडी फेदर्स में वेरिएशन होते हैं। जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है, जैसे आप कुछ ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लें, पोलर बियर्स आपने सुना है, जिनके वाइट फेदर्स होते हैं, बहुत थिक उनके बॉडी के ऊपर फैट होता है। तो वो क्यों होता है, कोई बताएं। एनी स्टूडेंट टेल मी। हाँ, व्हाई द कोल्ड। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। तो चूंकि वहाँ का वेदर, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है, उसके हिसाब से अल्लाह ने उसको, भगवान ने उसको क्या दिया है कि वैसा बॉडी फेदर दिया है, और उस तरह से उसको फैट का लेयर है उसके बॉडी पे। तो वो एडेप्टेशन है। अब बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग और चेंजेस इन क्लाइमेट, आप पढ़े होंगे कि हमारे जो है जियोग्राफी में, कि हम लोग के क्लाइमेट के अंदर हर सीजन में चेंजेस आते हैं, है ना जी, हर साल। अब ये जो अभी हमारे बिहार में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जा रहा है, अगले साल हो सकता है कि ये टेम्परेचर बढ़ के 47 जाए, फिर नेक्स्ट कमिंग डेज में वो 50 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा क्लाइमेट के अंदर भी क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, क्लाइमेट चेंजेस आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो अगर हमारे अंदर इवोल्यूशन नहीं हुआ, हमारे अंदर, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वेरिएशंस नहीं हुए, तो वो फिर उस क्लाइमेट में अडेप्ट नहीं कर सकते, वो उस क्लाइमेट में रह नहीं सकते हैं। तो कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू दैट क्लाइमेट, जो क्लाइमेट आने वाला है। तो इसलिए भी क्या है, वेरिएशन की जरूरत है, ताकि हम क्या कर सकें, अडेप्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। बात समझ में आ रही है सभी को। सिर्फ सुने नहीं, क्रॉस क्वेश्चन करें, नहीं समझ आप पूछें। मैं सोचता हूँ कि आपको डेड इजी बना के चीजें दूं, आपको जो है बहुत ही आसान लैंग्वेज में उन चीज़ों को बताऊँ। बट इफ़ यू फील लाइक कि नहीं समझ में आ रहा, तो यू मे आस्क मी। आपने देखा है कि जिराफ के बारे में आपने सुना होगा कि जिराफ स्पीशीज के अंदर क्या होता था, दे यूज्ड टू हैव शॉर्ट नेक। बट जब बहुत ज्यादा जंगल हुआ करते थे, जब पेड़ और पौधे बहुत छोटे हुआ करते थे, ठीक है ना, छोटा छोटा दरख्त, जंगल में देखते ही है कि बहुत छोटा छोटा भी दरख्त होता है। तो जिराफ जो है, उनके नेक बहुत शॉर्ट होते थे, वो इजीली अपना फूड प्लांट से ले लिया करते थे। बट टाइम टू टाइम जब चेंजेस आते गए, प्लांट्स की कटिंग होती गई, सिर्फ बड़े बड़े पेड़ ही जो है उनको रखा गया, कोई श्रब्स, कोई हर्ब्स ऐसा छोड़ा नहीं जाता है। तो वो फिर
इवॉल्व हो गए, उनके अंदर वेरिएशन, उनके नेक्स्ट स्पीसीज के अंदर वेरिएशन आते चले गए और उनका नेक क्या हो गया, लंबा हो गया, उनकी गर्दन जो है लंबी हो गई और वो जो है इजिली अब अपना फूड अडेप्ट कर गए अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर गए, अडेप्ट हो गए। एक क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। आप बताएं, मैंने कल बताया था डीएनए कॉपिंग के बारे में। तो रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी होना क्यों जरूरी है, व्हाट इज द नीड, एनी ऑफ यू टेल मी। डीएनए का कॉपी होना आप समझें कि डीएनए कॉपी होता है न्यूक्लियस के अंदर, जब न्यूक्लियस डिवीजन होता है तो जो जितना डीएनए हमारे पास पहले होता है वैसा ही हूबहू डीएनए जो है फिर बनता है नेक्स्ट न्यूक्लियस के लिए, डॉटर न्यूक्लियस के लिए, ठीक है ना। तो डीएनए का कॉपी एक जो है वो मेन इवेंट है रिप्रोडक्शन का, सबसे मेन इवेंट जो है रिप्रोडक्शन में वो क्या होता है, डीएनए का कॉपी होना। वो क्यों जरूरी है, अगर नहीं होता डीएनए कॉपी तो क्या रिप्रोडक्शन हो पाता कंप्लीट, क्या अपने जैसा इंसान बना पाता या कोई स्पीसीज कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा रिप्रोडक्शन में बना पाता या नहीं बनाता। तो क्यों जरूरी है डीएनए का कॉपी होना, आप बताएं क्या होता है, किस क्या मतलब फर्क पड़ता है, डीएनए क्यों कॉपी होता है। दानिश, डीएनए कॉपी होना इसलिए जरूरी है। हाँ टेल मी, टेल बोल। सर टू प्रोड्यूस आई मीन सर क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म सर, रिप्रोडक्शन सर होगा और ये डीएनए अगर कॉपी नहीं होगा तो फिर कैसे होगा उसका डीएनए फूड। कॉपी होना टू मेक वेरी सिमिलर ऑर्गेनिज्म टू द पेरेंट, ठीक है ना। सबसे जरूरी यस सर, चीज ये है सिमिलर कि ऑर्गेनिज्म। सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, सिमिलैरिटी लाने के लिए, क्योंकि हमें अगर इंसान है तो वो बच्चा जो है वो इंसान पैदा हो, इसलिए डीएनए की कॉपिंग जरूरी है, ठीक है ना। तो डीएनए की इम्पोर्टेंट यस एलिमेंट इसलिए है क्योंकि उसको सिंगुलर नॉट एनी। ऑर्गेनिज्म बनाना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो वेरिएशन जो है किसी स्पीसीज के लिए क्यों, स्पीसीज और इंडिविजुअल का मीनिंग आप लोग समझे। स्पीसीज का मतलब होता है एक नस्ल, इंसानों की एक नस्ल क्या कहलाती है, स्पीसीज कहलाती है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे कुत्तों डॉग्स का हम लें तो डॉग्स में कई नस्लें होती हैं, ठीक है ना। एक जो है हम लोग जो पालते हैं जो पेट डॉग्स होती हैं, एक स्ट्रे डॉग्स होती हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, और भी सब जो है वाइल्ड डॉग्स होते हैं। तो डॉग्स की एक नस्लें होती हैं। तो यहाँ स्पीसीज का मतलब क्या होता है, एक नस्ल। तो और एक इंडिविजुअल का मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर डॉग जिसका हमने नाम कुछ रखा है, जो घर में हमने वो एक डॉग पाला है जिसको हम इंडिविजुअल कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि स्पीसीज के लिए वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, इंडिविजुअल के लिए क्यों नहीं जरूरी है। तो आप लोग का क्या कमेंट है इसके ऊपर, आप लोग बताएं। खुशबू तुम बताओ, आप सवाल समझ रहे हैं खुशबू। यस सर। हाँ, स्पीसीज के अंदर ही वेरिएशन होता है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ फिर आपको ये सवाल और ज्यादा समझ में आएगा। जो जिराफ की मैंने एग्जांपल आपको दी थी, वो जिराफ का जो गर्दन बड़ा हुआ, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर जिराफ का गर्दन बड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसकी जितनी नस्ल है जिराफ की, जितनी स्पीसीज हैं, उन सबके गर्दन क्या हो गए, लंबे हो गए। बड़े। हाँ, तो हुए ना। तो ये एक एग्जांपल है कि पूरी पूरी स्पीसीज के अंदर क्या होती है, वेरिएशन होती है, किसी एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं होती है। यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों स्पीसीज के अंदर क्यों होती है, क्या बेनिफिट्स हैं स्पीसीज के अंदर होने का, एक इंडिविजुअल के अंदर होना जरूरी क्यों नहीं है, आप बताएं। सर बता रहे हैं। आई एम वेटिंग। सर अगर वेरिएशन नहीं होगा तो जो मतलब हम लोग जो पहले बंदर की तरह थे लोग तो उसी तरह रहते लोग। वेरिएशन होता है तो मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो चेंज होते रहता है। कहने का तो मतलब ये कुछ है इन्वायरमेंट कि जो, हाँ, जो वेरिएशन। इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं आते हैं,
बात समझ में आ रही है ना? अभी समझी। मौसम गर्म होगा, ऐसा है क्या कि सिर्फ जो है मुझे गर्मी लगेगी और मेरे कलीग्स को, मेरे भाई बहन को गर्मी नहीं लगेगी, या फिर जो है किसी और इंसान को नहीं लगेगी। तो एक इंडिविजुअल के अंदर जो है क्लाइमेटिक चेंजेस का इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि पूरी पूरी स्पेसीज के अंदर होता है। बात समझ में आ रही है ना? यस तो सर। दैट इज वाई वेरिएशन जरूरी है पूरे पूरे स्पीसीज को, ना कि एक इंडिविजुअल को। ठीक है ना? इसको आप लोग इंग्लिश में बोलना सीखें फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आंसर राइटिंग हमें वहाँ कन्विंस नहीं करना है लोगों को, हमें लिख के भी बताना है। तो आई होप कि आप सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख के मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है ना? कि आपके क्या इसका आंसर है, आपने क्या समझा इसके ऊपर। आप लोगों को अभी ये दो क्वेश्चन का आंसर हिंदी में उर्दू में नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछें, समझें एक बार, फिर इसको लिखने की कोशिश करें। ट्राई टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, बिकॉज एग्जामिनेशन में ओरल क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, आपको इसका जवाब भी देना होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो यस सर। आप सभी लोग जो है इसका आंसर जरूर लिखें और मुझे सेंड करें। अब जो है मैंने बताया था आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, यहीं पे शुरू हो जाता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। कौन कौन सा ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे टॉपिक पे जरूर ध्यान दें। एनसीईआरटी का एक टॉपिक, एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म द्वारा, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के जरिए कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे फिर जो है यहाँ असेक्सुअल सेक्सुअल का टाइप नहीं पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे सवाल यही पूछा जाए कि टेल मी द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, व्हाट वुड बी योर आंसर? टेल मी, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताएं सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा कौन कौन से मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। आंसर्स क्या होंगे आपके? कल मैंने बताया था, आप लोग भी अगर टॉपिक समझ रहे हैं, सवाल समझ रहे हैं, तो यू में आंसर में तो बताएं। सर दूसरा फीजन। कौन कौन सा फीजन है? तो कहने फीजन, का मतलब है, बडिंग। हाँ, तो कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिर्फ ये सवाल आता है कि टेल मी द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो वहां बताना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब प्रोडक्शन। सवाल हो रही है, तो सवाल आपसे क्या हो रहा है कि सिंगल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, सिर्फ जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, वो कौन कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वहां पे असेक्सुअल के जितने टाइप्स है वो काउंट करा देना है। बात समझ में आ रही है ना? यू आर नॉट हियर टू जस्ट पास योर टाइम, ट्राई टू लर्न ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कुछ सीखें। ठीक है ना? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए नेम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आपको क्या बताना है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक आप बता सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपगेशन। 3 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बात समझ में? लेकिन जब सवाल आपसे होता है कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितने टाइप्स होते हैं उसको बताना है। क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। मैं चाहूंगा यस सर। बच्चे भी सो रहे हैं वो भी जग के सवाल करें और समझें, नहीं तो मैं भी सवाल करता रहता हूँ, पता है ना? मुझे पेरेंट्स से ये फोन आ रहे हैं कि बच्चा तो क्लास क्या करता है, वो तो गेम खेलता रहता है, फोन पे चैटिंग करते रहता है, कहाँ क्लास करता है, तो घूमते रहता है। आप लोग जो है ये वीडियो ऑफ करने का नाजायज फायदा ना उठाएं। बहुत मतलब ये समझिए ना कि बहुत बुरी बात है। हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, हम आपको समझाना चाह रहे हैं, लेकिन आप, जबकि आपका ये फायदा है, आपका पढ़ना आपके एग्जामिनेशंस के लिए काम आएंगे, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाह रहे। इस तरह की चीजें अगर आप लोग के साथ अभी हो रही है तो आप लोग प्लीज टेक योर सीट, एक जगह बैठें, ट्राई टू टेक अ नोटबुक एंड अ पेन एंड कीप योर फोन, उसको सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराएं। फोन को सिर्फ एक हेडफोन कान में हो और 1 मीटर की दूरी हो फोन से, सो दैट कि आप कोई चैटिंग ना कर रहे हो फोन पे, सो दैट कि आप कोई गेम ना खेल रहे हो फोन पे। बात समझ में आ रही है ना? इंसान जो है अपने आदत से भी परेशान होता है कभी कभी।
उसकी आदत होती है, वो नहीं चाहता है। कोई इंसान जहन्नम में जाना नहीं चाहता है, कोई इंसान गलत काम करना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी आदत है, बुरी आदत है, बुरी संगत है, बुरी दोस्ती है। तो उसको सही करने के लिए जो मैंने फॉर्मूलाज आपको बताया है वही आप करें। टेक अ चेयर और एक टेबल, वहाँ पे रहें आप, और फ़ोन जो है 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखें। हेडफोन से या ऐसे भी अगर कोई खाली है कमरा तो आप वहाँ से सुने, लेक्चर सुने। नोटबुक और पेन साथ में रखें। जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ इन बिटवीन लाइंस, जो लाइंस के अलावा हैं उसको ज़रूर नोट करें, ठीक है ना। 2 चीज़ मैंने बताया अभी आपको, लेकिन पता नहीं किसने लिखा किसने सुना। अब देखिए मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ अभी। सकीना अंजुम, यस, स्विच ऑन योर माइक सकीना। अभी मैंने बताया था मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या क्या है Yes, मोड्स sir. ऑफ रिप्रोडक्शन बताओ। Fission, budding, हम्म, sparrow formation, और दिशा चौधरी, और नहीं आप नहीं सुन रहे सकीना, यू आर नॉट लिसनिंग मी, बहुत गड़बड़ है। दिशा, sir fission. नो Sir, excuse me. नो 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 एक्सक्यूज मी, नो एक्सक्यूज। मेरा क्वेश्चन आपने नहीं सुना, ना ही आंसर आप करेक्ट दे रहे हो, तो गलत आंसर थोड़ी सुनेंगे। मैंने कहा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताएं, यही बताना है आपको। दानिश, Sir, बताओ। ट्राई sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन Sexual reproduction, और vegetative propagation. तो ये सवाल जो है आप उतना ही कंसंट्रेट होकर सुनो बेटा, ठीक है ना, और इसको लिखो। Yes. जहन में 2 मिनट के लिए ही एग्जिस्ट कर पाएगा, दिमाग में जो है ना चीजें सिर्फ Yes, 2 sir. मिनट के लिए ही रहती हैं। शॉर्ट मेमोरी सुने है ना, शॉर्ट मेमोरी एक, और एक क्या होता है परमानेंट मेमोरी। जब तक हम इसको राइट डाउन नहीं करेंगे परमानेंट मेमोरी में हमारा सेव नहीं होगा। और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला एग्जाम में काम नहीं आएगा। अभी तो याद आ गया, लेकिन परमानेंट में Yes. करने के लिए इसको तुरंत जब ही लेक्चर हो, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा लेजी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इस लेक्चर के बाद, क्लासेस के बाद बुक्स खोल के पढ़ने की जहमत उठाता है। जहमत ही कहेंगे, बहुत दिक्कत होती है किताब पढ़ने में। तो इसलिए अभी जो क्लासेस हो रही हैं तो ही आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, और फिर जब मन करे कि चलो और कुछ अच्छा पढ़ लें, डॉक्टर इंजीनियर बनना है मुझे, तो आप जब प्रिपेयर करें और उसके नोट्स बनाएं, उसके ऊपर काम करें, उसको पढ़ें, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन पीडीएफ्स पढ़ें अगर है तो बुक्स पढ़ें। लेकिन अभी क्या करना है, अभी आप एकदम शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, जो मैं बता रहा हूँ। मैं बोलूँगा नहीं फिर कि जो है लिखो, बच्चों पेन उठाओ, बनाओ का, तो आप बनाएंगे। ये सब चीज़ें मेरे साथ नहीं होती, आपको खुद लिखना है। ओके, बात समझ में आ Yes, रहा है sir. ना आपको। तो मैं फिर से Yes, sir. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था जो बाय फीजन है, फर्स्ट एग्जांपल आपको बताया फीजन में, फिर बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। Multiple fission. अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि फीजन जहाँ लिखा आपने तो उसमें दो आप जो है उसको दो जगह सेक्शन करके एक बाइनरी लिखो और एक मल्टीपल लिखो, और बाइनरी फीजन का तुरंत एग्जांपल लिखो। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी फीजन, टेल मी प्रिंस पांडे। Sir, amoeba, paramecium, leishmania. Leishmania. खोल के बैठी अब तो देखो, हम सबको पढ़ लेते हैं। सकीना, क्लोज योर बुक प्लीज। नोटबुक खोलना है, नोटबुक। नोटबुक और बुक में देयर इज फार डिफरेंस, ठीक है ना। कल वाली बातें याद रखनी है। हाँ, हमने कल दिमाग पे जरा जोर डालना है, कल मैंने क्या सुना है, ठीक है ना। और स्क्रीन देख लो, स्क्रीन पे लिमिटेड चीजें मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फीजन में आप बाइनरी फीजन का एग्जांपल एकदम लिख लो, अमीबा, लिशमेनिया और जो भी हैं। और मल्टीपल फीजन का क्या एग्जांपल है अब बताओ। दानिश, दानिश से मैं सवाल पूछूं, ये नहीं बता रहा। दानिश तुम बताओ, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फीजन।
प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम से क्या होता है? ये किस चीज का पॉजिटिव एजेंट है? कौन सी बीमारी होती है? बताया गया था ना, प्लाज्मोडियम से क्या, किस तरह से याद रखोगे? अभी जो प्लाज्मोडियम इतना आसानी से बोल रहे हो ना, ये भूल जाओगे। इसलिए ये याद रखो, जब मल्टीपल फिजन आए तो मल्टीपल कहा जा रहा है, यानी मलेरिया उससे होता है, और उससे होता है तो ये मलेरियल पैरासाइट है। अगर क्या है पूछा जा रहा है प्लाज्मोडियम, तो क्या है? ये मलेरियल पैरासाइट है, ऐसा पैरासाइट है जिससे मलेरिया होता है। बात समझ में आ रही है ना? आप लोग इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखो, ठीक है। फिर जो एग्जाम्पल आपको दिया गया फ्रेगमेंटेशन का, फ्रेगमेंटेशन, अच्छा फ्यूजन का अगर वो पूछा जाए कि कैसे होता है ये फ्यूजन, तो आप सिंपल सा ये डायग्राम देख के समझ सकते हो कि न्यूक्लियर डिवीजन होता है पहले, और फिर सिंपली जो है दो सेल्स बन जाते हैं, डॉटर सेल, एक मदर सेल डॉटर सेल्स को बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल जो है यहाँ पे किस चीज का है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बारे में आपने क्या जाना है? स्पाइरोजीरा एक एग्जाम्पल है इसका फ्रेगमेंटेशन का। मैंने बताया था आपको कि फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म सिंपली क्या होता है कि अपने पार्ट्स को, अपने ऑर्गन को उससे अलग होता है, उसका ऑर्गन, कुछ ऑर्गन अलग होता है, और वो ऑर्गन एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। बात समझ में आ रही है आपको? फ्रेगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म है, अगर मान लीजिए स्पाइरोजीरा है, तो ये अपने कुछ ऑर्गन को ब्रेक डाउन करेगा, अपने से अलग करेगा, और वो जो ब्रेक डाउन ऑर्गन है, जो ब्रोकन ऑर्गन है, वो क्या करेगा? एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। इसके वीडियोस में कुछ बच्चों को दिखाया था, तो इसको आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर है आप लोगों को पढ़ने का, जो नहीं देख पाए हैं कि आखिर कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन लिखेंगे तो आपको आ जाएगा उसका एग्जाम्पल। विजुअल देखना आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A picture is worth of 1000 words। कहा जाता है एक तस्वीर 1000 वर्ड्स के बराबर होता है, इसलिए तस्वीर से ज़्यादा हमें फोटोज से, इमेजेस से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको तो सुनना है, दिमाग पे जोर डाल के समझना भी है, लेकिन इसके पिक्चर्स भी देखने हैं और विजुअल्स भी इसको देखना है। मैंने क्या बताया आपको स्पाइरोजीरा में? ये सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस, अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाता है, और हर एक टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। सिंपली ये है स्पाइरोजीरा का एग्जांपल, और मतलब फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल। रीजेनरेशन में क्या होता है? रीजेनरेशन में भी यही होता है कि जो है हाइड्रा या प्लेनेरिया, ऐसे एग्जांपल्स हैं इसमें, ये भी स्मॉल पीसेस में कटते हैं, हर स्मॉल पीस जो है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन क्या डिफरेंस है? मैंने बताया था बहुत ज़्यादा सिमिलर है रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, तो उसको समझिए। रीजेनरेशन, यस, कुछ बच्चों को क्लासेस में बताया भी गया है, वो बताएं। मैंने जो स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए बताया था डिफरेंसेस, तो बताए। शगुफ्ता, शबनम, तुम बताओ। शगुफ्ता, क्लास कर रही हो तुम जग के? यस सर। तुम बताओ रीजेनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर है? दोनों में स्मॉलर पीसेस हो रहे हैं, दोनों जो है एक एक और, मतलब हर के स्मॉलर पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो क्या अंतर है बताओ? या तो आप लोग फिर पढ़ाई इस तरह से करना बंद कर दें, धोखा लगता है इस तरह से। बात समझ में आ रही है ना? जब चीजों को इतना मेहनत करके बताया गया है, तो फिर आप लोग को बताने में क्या दिक्कत है? सलोनी कुमारी, यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर फ्रेगमेंटेशन जब होता है उसमें टाइम नहीं लगता है, और रीजनरेशन में टाइम लगता है टाइम डेवलप होने में। और एक एक एग्जांपल दीजिए। क्या एग्जांपल है रीजनरेशन का
फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल हाइड्रा प्लेनेरिया रीजनरेशन का एग्जांपल है, और फ्रेगमेंटेशन का स्पाइरोजीरा। यानी प्लेनेरिया का मतलब आप लोग समझते हैं, वर्म होता है, कीड़ा होता है, arthropods है। तो इनको जब आप जो है ना स्मॉलर पीसेस में कट लगा देंगे तो क्या होगा कि हर पीस जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एक एग्जांपल इसका लिजार्ड का भी दिया जाता है। होम लिजार्ड जो हमारे घर में छिपकली होती है, अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो वो पूंछ का बनना, पूंछ से ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है, बल्कि ऑर्गेनिज्म में जो पूंछ कटा हुआ है, जो लिजर्ड का पूंछ कटा हुआ, पूंछ का डेवलप होना, ये किस चीज का एग्जांपल है? रीजेनरेशन का एग्जांपल है। तो रीजेनरेशन में जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बने, ऑर्गन भी बनता है, टिश्यू भी बनता है। बात समझ में आ रही है ना? ये भी एक डिफरेंस है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, विजय कुमार यादव, और तुम नोट डाउन किया था एग्जाम डिफरेंसेस? विजय, यस सर। क्या डिफरेंसेस है? सर रीजनरेशन में सिर्फ ऑर्गेनिज्म का है सर। हेलो। रीजेनरेशन में ऑर्गन भी बनता है, ऑर्गेनिज्म भी बनता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। पूरा मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यस, हाँ आतिश बोले, क्या बता रहे हैं? हाँ, ये मैंने बताया था जो है रीजेनरेशन जो होता है सेलुलर लेवल पे कौन सा होता है? सेलुलर लेवल बताया था, दूसरा जो है ऑर्गन लेवल पे बताया था। सेलुलर लेवल क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है या रीजनरेशन होता है? सर फ्रेगमेंटेशन। सेलुलर लेवल फ्रेगमेंटेशन होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में अगर कहा जा रहा है कि सेलुलर लेवल होता है तो इसका क्या मतलब है? कि हर एक सेल जो है अपने तरह से डिवाइड होता है। बात समझ आ रही है ना? सेलुलर लेवल का मतलब आप समझिए, हर सेल जो है दूसरा सेल बनाता है। लेकिन रीजनरेशन सेलुलर लेवल नहीं, ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल का पूरा जो है ऑर्गेनिज्म बनता है। बस किसी ने हैंड रेज किया है, ask me। अब जो है कुछ एग्जांपल्स हम लें, इसको थोड़ा सा कंप्लीट करें। देखो कि हम लोग को शेयर ऑफ यस बर्डिंग खत्म है सर। हाँ, चलिए तो इसको पढ़िए। देखिए, इसको बार बार मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों का छूटा भी हुआ है, और ये चीजें ऐसी हैं कि आप इसको 10 बार भी पढ़ेंगे ना, और फिर 1 महीने के बाद आपसे पूछा जाए तो फिर ये दिमाग से ये चीजें निकल जाती हैं। तो बहुत जरूरी है इसको दिमाग के परमानेंट मेमोरी में फिक्स कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में वही काम आएगा जो आपके परमानेंट मेमोरी में रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए आप लोग जो है फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। फिर जो है इसमें नेक्स्ट में इसमें आप लोग बस इसको पढ़ लीजिएगा, तो नेक्स्ट में जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शुरू कर देंगे। बर्डिंग में कुछ नहीं होता है कि एक स्मॉलर आउटग्रोथ एक ही ऑर्गेनिज्म से एक आउटग्रोथ आता है। वो आउटग्रोथ क्या होता है? हाइड्रा में ही होता है। हाइड्रा है और यीस्ट है। यीस्ट समझते हैं ना, खमीर जो ब्रेड बनाने में काम आता है। तो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ही एक आउटग्रोथ आया, और वो आउटग्रोथ जो है फिर मेच्योर होकर डेवलप हो गया, और डेवलप होके वो फिर हट के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया। हर देखिए, आउटग्रोथ का नए ऑर्गेनिज्म में बनना ये बर्डिंग कहलाता है। बर्डिंग, बर्ड जो होता है एक आउटग्रोथ का नाम है, ठीक है ना? A bird develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site। ये हो गया एग्जाम्पल, इसका हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल। नेचुरल क्या है? वही है। आर्टिफिशियल भी वही है, जब खुद ब खुद शुगर केन अपने पीसेस में डिवाइड होके और खुद ब खुद नए नए शुगर केन्स बन जाए तो वेजिटेटिव। नेचुरल हो जाएगा अगर शुगर
केन को हम कटिंग करते हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सब एग्जांपल्स है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो कटिंग करेंगे और लगाएंगे तो उन्हें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। रोज का एक स्टेम लिया, उसको कहीं भी लगाया, कोई भी स्टेम लिया ऊपर से नीचे से और उसको कहीं भी लगाया तो उसे क्या कहेंगे, तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुआ। और कटिंग मेथड है, कई मेथड्स होते हैं, कटिंग है और क्या है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग है और क्या है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर है, ठीक है ना। तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टाइप है। कल और एक स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे है, राइजोपस में होता है। इसमें जो है सिर्फ स्पोर्स जो हैं नए नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है ना। एक हाइफा होता है, डिवेलप द ब्रेड, रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या, उसको स्पोर को रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं। हाँ, हर स्पोर जो है वो उसका रिप्रोडक्टिव यूनिट है। कल हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे, ठीक है। और सब लोग ज्वाइन करें, सारे लोग क्लासेस बहुत सीरियस होके करें, ठीक है एवरीवन। टाइम अप हो गया, थैंक यू। क्वेश्चन है आपको, आप क्वेश्चन जरूर, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है होमवर्क में अभी, उसको जरूर लिखें। दिस इज योर नेट, होता है ना टाइम, कॉल ऑफ द टाइम, तो ये टाइम कॉल है आपका कि आप इसको लिखें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू, ज्वाइन फॉर द नेक्स्ट क्लासेस।